हेलो स्टूडेंट्स, हमारा एक टॉपिक छूट गया था, दैट इज बॉर्न ओपेनहेमर प्रिंसिपल। ठीक है, बॉर्न ओपेनहेमर प्रिंसिपल ये कहता है, वो सारी एनर्जीज के बारे में एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कितनी होती है, वाइब्रेशन एनर्जी का उसके साथ क्या रिलेशन। देखो, हमने सबसे पहले जब हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा हाई होता है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उसको करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें एनर्जी गैप जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये E1 स्टेट थी हमारे पास, ये E2 स्टेट थी। तो E1 और E2 जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये जो एनर्जी गैप होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, वाइब्रेशन लेवल V1, V2, V3। तो हमने ये पढ़ा था कि जो V1 V2 एनर्जी लेवल्स होते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स में एनर्जी गैप कम होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। उसके बाद रोटेशनल एनर्जी लेवल, क्योंकि वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसके अंदर ही छोटे छोटे R1, R2, R3 ये हमारे पास होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो सबसे एनर्जी गैप किस में होता है, ट्रांसलेशनल जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो रोटेशनल से भी छोटे होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद वाइब्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए, उसके बाद फिर रोटेशनल, उसके बाद फिर हमारे पास ट्रांसलेशन। ये हमारे पास ऑर्डर होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि ऑर्डर में सबसे आगे है ये। ठीक है, वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है। तो E1 से E2 अगर तुम्हें ट्रांजिशन करना है तो इसकी जो एनर्जी गैप है सबसे ज़्यादा, इस ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसलिए ये ऑर्डर में सबसे आगे है। वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो एक जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक से इनकी एनर्जी कम होती है क्योंकि इनमें ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन कंपेरिजन टू वाइब्रेशनल। तो उसके बाद वाइब्रेशन आएगा, फिर उसके बाद रोटेशनल, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर ही ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये मोशन कब आते हैं तो तुम्हें पता ही है, जब कोई इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है। वाइब्रेशन मोशन, जब टू फ्लो कोई भी बॉडी टू फ्लो मोशन करती है तो उस टाइम पे क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। उसके बाद रोटेशन, रोटेशन जब किसी भी एक्सिस के अराउंड कोई भी मॉलिक्यूल रोटेट करता है दैट इज रोटेशनल मोशन होता है। ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है क्रॉलिंग मोशन होता है जिसमें सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े हैं। तो इसमें बेसिकली जो हमें पढ़ना था वो ये था कि जो जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं उन एनर्जी लेवल्स में जो गैप होता है उसके बेसिस पे हमने एनर्जी ऑर्डर डिसाइड किया है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक में, उसके बाद वाइब्रेशन में, रोटेशन में एंड देन ट्रांसलेशन में। ये था तुम्हारे पास बॉर्न ओपेनहेमर प्रिंसिपल जो हमने पढ़ लिया। पेपर में भी सिर्फ यही लिखना है और कुछ खास में इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, जो हम पहुंच गए थे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पे, हार्मोनिक हमने कर लिया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कर चुके हैं उसके अंदर। अब हमें जो पढ़ना है वो एन हार्मोनिक पढ़ना है। ठीक है, अब हमें कौन सा पढ़ना है, एन हार्मोनिक। तो एन हार्मोनिक हमें पढ़ना है, एन हार्मोनिक दैट इज सिंपल एन हार्मोनिक, दैट इज क्या है, सिंपल एन हार्मोनिक मोशन। ये उसकी तरह ही है जैसे नॉन रेजोनेटर हमने पढ़ा था, ये उसी की तरह होता है। ठीक है, जब हमने पढ़ा था कि जो हमारा नॉन रेजोनेटर होता है उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। उसी तरह से जो हमारे स्प्रिंग का जो मूवमेंट करते हैं, जो स्प्रिंग के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट की थी यहाँ से यहाँ तक की, हमने जो डिस्प्लेसमेंट की थी वो बात याद रखो। यहाँ से हमने क्या किया था, इसकी यहाँ तक की हमने डिस्प्लेसमेंट की थी। ये जो हमने क्या की थी, डिस्प्लेसमेंट की थी, ये बात याद रखो। हमने जो डिस्प्लेसमेंट की है ये हमने क्या किया है, स्मॉल एक्सटेंट तक की है, बिल्कुल स्मॉल एक्सटेंट तक हमने की है, ज़्यादा एक्सटेंट तक हमने नहीं की है। ठीक है, देखो किसी भी बात याद रखो, जो स्प्रिंग होता है वो भी इलास्टिक होता है कुछ स्ट्रेंथ तक, जैसे बॉन्ड होते हैं वो इलास्टिक होते हैं लेकिन वो कुछ स्ट्रेंथ तक होते हैं, कुछ अमाउंट तक ही वो इलास्टिक होते हैं। तो उसको खींचोगे तो वापस से बॉन्ड हमारा वापस से रिटेन्ड हो जाएगा, यानी स्प्रिंग को खींचोगे वापस स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे आ जाएगी क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होता है। लेकिन वो रिस्टोरिंग फोर्स भी सिर्फ तब तक लगता है जब तक हम उसको एक डेफिनेट
डिस्प्लेसमेंट नहीं करते। अगर हम डिस्प्लेसमेंट हम ज़्यादा करेंगे, यानी हम पूरा स्प्रिंग को ऐसे खींच देंगे, पूरा स्प्रिंग तुम्हारा सीधा हो जाएगा। वो सीधा इसलिए हो जाएगा क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ब्रेक डाउन हो जाएंगे इतने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करने से। मतलब रियलिटी में क्या होता है, हमने सिंपल हार्मोनिक तो पढ़ लिया, स्प्रिंग को खींचो वापस आ गया, स्प्रिंग को खींचो वापस आ गया, क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स से हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की थी। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ज़्यादा कर देंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है ब्रेक हो जाएंगे, यानी उनके बीच में बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। यानी ये जो एटम्स होते हैं, इन एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड देन जो फोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एटम्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे, फ्री हो जाएंगे। एटम्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रही। जब तुमने डिस्प्लेसमेंट क्या कर दी, लार्ज कर दी। जब तुमने क्या की, लार्ज डिस्प्लेसमेंट की। जब तुमने लार्ज बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर दी है तो उसमें फोर्स जीरो हो जाएगा, जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। देन एटम्स फ्री हो जाएंगे एंड वो पूरा जो स्प्रिंग होता है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। पूरा स्प्रिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रेट हो जाएगा। वो स्ट्रेट इसीलिए होता है क्योंकि उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर नहीं होता है। दैट इज एक्चुअल केस, इसी को बोलते हैं एनहार्मोनिक मोशन। एनहार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि जो स्प्रिंग होता है उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में ब्रेक हो जाता है एंड देन मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, फ्री हो जाता है, फ्री टू मूव हो जाता है एंड एटम्स फ्री हो जाते हैं। दैट इज एनहार्मोनिक मोशन। तो इसके लिए जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, V प्लस में हाफ तुमने पढ़ी, उसी के लिए एच न्यू होती है, ठीक है। माइनस में इसके लिए जो होती है वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ क्या होती है, V प्लस में हाफ हो जाएगी, V प्लस में हाफ का स्क्वायर हो जाएगा एंड एक्स ई हो जाएगी एंड डब्ल्यू ई हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। ये डब्ल्यू ई मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। डब्ल्यू ई और जो हमारे पास ये है, ये दोनों हमारे पास के हैं, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी मैं एच न्यू लिख सकती हूँ बट लिमिट मैं ऐसा नहीं लिखूँगी इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे बुक में लिखा। आपकी बुक में देख लेती हूँ एक बार, आपकी बुक में ऐसे ही मेंशन है कि नहीं है, एच सी ओमेगा ई, यानी इसको मैं एच न्यू की फॉर्म में लिख देती हूँ एक बार, ओमेगा ई इसकी फॉर्म में याद रखो तुम, ठीक है। तो ये फॉर्म तुम याद रख सकते हो। ओमेगा ई की जगह तुम क्या लिख सकते हो, क्या लिखते हो, ओमेगा ई अगर याद है तो मेरे ध्यान से क्या था ओमेगा ई तुम्हारे पास, क्या था ये ओमेगा ई, क्या था बताओ जल्दी। जो तुमने टर्म्स यूज की थी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा होती है। तो इसको कन्वर्ट करोगे, सी वेव बार आया था, तो जो वेव बार होता है इसको हम डब्ल्यू ई बोल रहे थे। दैट इज तुम्हारा क्या है, ये वेव बार होता है। तो इसके साथ तुमने वेव बार के साथ तुमने प्लैंक कांस्टेंट भी यूज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे वेव नंबर तो तुमने यूज कर लिया, इसके साथ क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट भी रह गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा ऐसे आएगा, ठीक है। इसको तुम ऐसे यूज कर सकते हो। पीछे निकलवाया तो था, भूल गए फिर से, ठीक है। और तो कुछ नहीं रहा, इसको ऐसे ही है ना, एच इसको पूरा खोल के लिख देते हैं, ठीक है। इसको पूरा खोल के ही हम मेंशन कर देते हैं। दैट इज क्या हो जाएगा हमारे पास, एच सी ओमेगा ई हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो एच सी ओमेगा ई हो जाएगा एंड एक्स ई, एक्स में एक टर्म आएगी एक्स ई। एक्स ई तुम्हारे पास क्या होता है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट होता है। दैट इज एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। तो इसको मैंने पूरा खोल के लिख दिया। जो हमारे पास एच न्यू होता था, एच न्यू को हम क्या लिखते थे, एच प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का होता है, सी अपॉन लैम्डा होती थी, इसको हम क्या मेंशन करते थे, सी अपॉन लैम्डा लिखते थे। तो इसको क्या लिखते थे, वेव बार लिख देते थे, सी वेव बार लिख देते थे। दैट इज वेव बार को हम डब्ल्यू ई से रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो इसको हमने एच न्यू को कंप्लीटली किसकी फॉर्म में लिख दिया, एच सी वी बार, यानी ओमेगा ई की टर्म में हमने इसको मेंशन किया। तो उसको कंफ्यूज मत होना, ये मैंने इसको पूरा खोल के लिखा था, पहले मैंने इसको सिंपल मेंशन किया था, लेकिन अब मैंने इसको पूरा खोल के लिख दिया है। पूरा खोल के मैंने कैसे लिखा है वो भी ध्यान से देख लो। एच न्यू को हमने खोला है, एच न्यू होता है यहाँ पे, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो एच सी वेलोसिटी सॉरी स्पीड ऑफ लाइट होती है, लैम्डा क्या है तुम्हारा, वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ है इनवर्स क्या होता है, वेव नंबर होता है। ये क्या है तुम्हारा वेव नंबर, दिस इज योर वेव नंबर होता है। तो
वेव नंबर की जगह हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू ई लिख दिया। एक ही बात है इसमें, जेड इज एन एक्स क्या है हमारा एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। जो एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट होता है वो हमेशा याद रखना, जब भी तुम एनहार्मोनिक मोशन करते हो उस टाइम पे कांस्टेंट आएगा, चाहे तुम किसी भी टाइप का मोशन करो। जैसे उस टाइम पे तुमने सेंट्रीफ्यूगल मोशन किया था, ठीक है, नॉन रेजोनेटर में, वहाँ पे डी आया था, डिस्टॉर्शन कोएफिशिएंट या सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट आया था। उस तरह से एनहार्मोनिक मोशन करोगे तो वहाँ पे भी एनहार्मोनिक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये तो पढ़ लिया कि इसकी एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इसमें, इसका सिलेक्शन रूल क्या कहता है, ठीक है। इसका सिलेक्शन रूल क्या है, इसका सिलेक्शन रूल ये कहता है कि वो ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं जिसमें चेंज इन वाइब्रेशन क्वांटम नंबर क्या है, +1 है, ±2 है, ठीक है, या फिर 100 ओम, ठीक है। जिसमें वाइब्रेशन क्वांटम नंबर का जो चेंज होगा किससे होगा, +-1 से भी हो सकता है, +-2 से भी हो सकता है। यानी तुम जो 0 से 2 में ट्रांजिशन भी कर सकते हो। 0 से 2 में क्या होगा, चेंज इन तुम्हारे पास क्या होगा, 2 आएगा। 0 से 2 में अगर तुम ट्रांजिशन करते हो, v की वैल्यू अगर हमने 0 से 2 रखी है, 0 से 2 में ट्रांजिशन करते हो तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, अलाउड होगा। लेकिन ये बात याद रखना है किसमें अलाउड है, एनहार्मोनिक मोशन के अंदर। तो एनहार्मोनिक जो मोशन होता है उसके अंदर 0 से 2 वाले ट्रांजिशन अलाउड है, 0 से 3 वाले अलाउड है, 0 से 1 वाले अलाउड होते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। तो 0 से 1 वाले जो ट्रांजिशन होते हैं, जब वाइब्रेशन क्वांटम नंबर पे जो चेंज होता है वो कहाँ से होता है, 0 से 1 में ट्रांजिशन होता है, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल ट्रांजिशन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ट्रांजिशन से कहा जाता है, फंडामेंटल ट्रांजिशन का मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी यहाँ देख लो। 0 से 1 में अगर ट्रांजिशन कर रहे हो तो वो फंडामेंटल ट्रांजिशन होते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। इनकी इंटेंसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा हाई होती है, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है, ये बात हम याद रखना। जो 0 से 1 ट्रांजिशन होते हैं, जो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होते हैं, तो ज़्यादा इंटेंसिटी होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था सिलेक्शन रूल, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई उसी की होती है जब ग्राउंड स्टेट में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप 0 से 1 ट्रांजिशन कराओ, 0 से 1 यानी ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशन कराओगे, तो उसमें क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो ज़्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे और वो ट्रांजिशन करेंगे। तो वो क्या होता है, तो इस वजह से जो फंडामेंटल ट्रांजिशन होते हैं, 0 से 1 जो ट्रांजिशन होते हैं वो हमेशा ज़्यादा इंटेंसिटी होते हैं, ग्राउंड स्टेट से हो रहे ट्रांजिशन अलाउड भी होते हैं, ठीक है। दूसरा, जो 0 से 2 में ट्रांजिशन हो रहे हैं, 0 से 3 में ट्रांजिशन हो रहे हैं, 0 से 2 में होते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ओवरटोन ट्रांजिशन से कहा जाता है। ये बात याद रखना, 0 से 2 ट्रांजिशन जो होते हैं फर्स्ट ओवरटोन होते हैं, 0 से 3 ट्रांजिशन जो होते हैं वो हमारे पास सेकेंड ओवरटोन होते हैं। इसके लिए हम जो एनर्जी लिखते हैं, एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, वाइब्रेशन जिस प्रकार से 1 - 2xe v बार, ये इसकी एनर्जी की वैल्यू होती है किसकी, 0 से 1 अगर तुमने ट्रांजिशन किया, ठीक है। अब देखो दूसरी एनर्जी की बात करते हैं, फर्स्ट ओवरटोन में 2 तो बढ़ाते रहना है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2v बार हो जाएगा, 1 - 3xe हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 से 4 ट्रांजिशन, वैसे एक एक इंक्रीज करते रहना, ठीक है। देखो जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन है 0 से 1 जो ट्रांजिशन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 1 - 2xe v बार हो जाएगा, यहाँ पर 1 था तो 2 हो जाएगा, 2v बार हो जाएगा, 1 - 2xe है तो 1 - 3xe हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है 0 से 1 ट्रांजिशन को फंडामेंटल। तो बाकी जो ट्रांजिशन होते हैं, ये वाले ट्रांजिशन, ये क्या होते हैं, फॉरवर्डन ट्रांजिशन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक ट्रांजिशन होते हैं, वीक बोल सकते हैं उनको, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वीक ट्रांजिशन होते हैं। तो 0 से 2 वाले ट्रांजिशन, 0 से 3 वाले ट्रांजिशन सारे वीक ट्रांजिशन होते हैं, क्योंकि ये 0 से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होते हैं। इतने ऊंचे 2 और 3 में ट्रांजिशन कराना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये वीक ट्रांजिशन होते हैं, इनकी इंटेंसिटी कम होती है। अल्टरनेट एनर्जी लेवल में तुम ट्रांजिशन कराओगे तो वो डिफिकल्ट होता है, लगातार 0 से 1 में कराओगे तो इजीली हो जाएगा, लेकिन 0 से 2 में लेके जाओ डायरेक्टली इतने हायर ट्रांजिशन कराओगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा मॉलिक्यूल में, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है। और कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें इसमें, हाँ देखो ये याद रखना है कि जो तुम्हारे पास हार्मोनिक और एनहार्मोनिक में सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी स्पेसिंग बिल्कुल इक्वल होती है, किसमें, सिंपल SHO में। सिंपल हार्मोनिक जो तुम्हारे पास ऑसिलेशन होता है उसमें जो स्पेसिंग होती है बिल्कुल 1 होती है। 1 का गैप हमने बताया था, ये इसमें 1 का गैप, इसमें 1 का गैप,
इसमें भी 1 का गैप, तो इसमें जो स्पेसिंग होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, 1s2 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 का डिफरेंस होता है। लेकिन जो हमारे पास एनहार्मोनिक होता है उसमें जो गैप होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता रहता है, गैप क्या करता है, बिल्कुल डिक्रीज करता रहता है। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे तुम ग्राफ प्लॉट करोगे इनके तो सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेशन होता है, हार्मोनिक ऑसिलेशन जो होता है, सिंपल एन हार्मोनिक ऑसिलेशन जो होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, सिंपल एन हार्मोनिक ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में गैप जो है बिल्कुल सेम रहता है, क्योंकि हमारे पास क्या थी 1/2 h न्यू, 3/2 h न्यू थी, ये 5/2 h न्यू थी, ये 7/2 h न्यू। तो इनमें गैप कितने का है, 1 का गैप है। इन दोनों में कितना गैप है, 1 का, इनमें 1 का 1 का 1 का। लेकिन इसमें गैप जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है। ऊपर जाते हैं तो इन जो गैप होता है, ये जो गैप होता है एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप होता है वो टॉप टू बॉटम सॉरी बॉटम टू टॉप हम जाते हैं तो गैप डिक्रीज करता है ड्यू टू एनहार्मोनिक कांस्टेंट या नॉन हार्मोनिक जो हमारे पास कांस्टेंट होता है, इस वजह से ये गैप हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, देखो जब तुम वाइब्रेशन ट्रांजिशन कराते हो तो उसमें रोटेशन ट्रांजिशन भी अपने आप ही हो जाता है, देखो हो गए तुमने। ठीक है, तो ये हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। देखो ध्यान से, जब हम वाइब्रेशन ट्रांजिशन करवाते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जब हम करवाते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम चेंज कर लीजिए, वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन को हम बोलेंगे, दैट इज वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी तुम इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये हम ऐसे करेंगे, देखो ध्यान से, वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा हमें पढ़ना है। वाइब्रेशन, जब तुम वाइब्रेशन मोशन कराते हो तुम्हें पता है कि वाइब्रेशनल जो तुम्हारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, वाइब्रेशनल जो तुम्हारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं उसकी बात याद रखो। वाइब्रेशनल जो तुम्हारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या होती है, रोटेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल तुम्हारे पास, ठीक है, ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल तुम्हारे पास, इसके अंदर क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल भी, मतलब वाइब्रेशनल जब तुम ट्रांजिशन करवा रहे हो V1 से V2 में, जब तुम ट्रांजिशन कराओगे तो उसमें से क्या होता है, बीच में तुम्हारे पास क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। तो जब तुम वाइब्रेशन ट्रांजिशन कराओगे V1 से V2, यानी 1 वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, सेकंड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, तो V1 से V2 में जब तुम ट्रांजिशन कराओगे तो उसके बीच में क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। यानी वाइब्रेशन ट्रांजिशन करवाने से क्या हो रहा है, साथ में रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो रहा है। ये बात अपने दिमाग में याद रखो हमेशा कि जब भी कोई भी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करवाते हो तो उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं जो छोटे होते हैं। तो वाइब्रेशन ट्रांजिशन करवाने की वजह से हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है कि जब भी तुम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करवाते हो तो उसमें हमेशा रोटेशनल ट्रांजिशन अपने साथ अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। तो जब भी तुम वाइब्रेशनल, ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। इसमें हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। ये एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, एनर्जी ऑफ जे प्लस में एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। ठीक है, ये एनर्जी कौन सी है, तुम्हारी टोटल एनर्जी है, कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये एनर्जी तुम्हारी कौन सी है, टोटल एनर्जी। जब तुम कोई भी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कराते हो V1 से V2, जब तुम ट्रांजिशन करवाते हो तो उसमें रोटेशनल ट्रांजिशन भी होता है, वाइब्रेशनल भी होता है। तो उसमें वाइब्रेशन एनर्जी भी इंक्लूड होगी और रोटेशन एनर्जी भी होगी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू में वाइब्रेशन एनर्जी प्लस में जे किसके लिए है, रोटेशनल एनर्जी के लिए। तो रोटेशनल एनर्जी प्लस में वाइब्रेशन एनर्जी, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा। यानी वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों ही चीज़ें हो रही है जिससे वाइब्रेशन रोटेशन हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा। तो जब हमने पहला हमारा याद रखो, हमारे पास जो जे एनर्जी थी वो क्या थी, हमारे पास जे प्लस 1, ये आगे हमारा कांस्टेंट होता है, उसकी जगह हमने बी रख लिया है, दैट इज बी जे प्लस 1 हो जाएगा। हमने ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ करवाना है, जे से हमने ट्रांजिशन करवाना है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेट है, यहाँ से हमने ट्रांजिशन कराना है जे डैश, दैट इज फाइनल स्टेट में हमने ट्रांजिशन करवाना है। जैसे हमने रोटेशनल ट्रांजिशन हम करवा रहे हैं तो इस रोटेशनल ट्रांजिशन में जो हमारी ग्राउंड स्टेट है वो हमारी जे हो जाएगी और फाइनल स्टेट हमारी J1 से हम जे डैश में ट्रांजिशन करा रहे हैं। हम जे से जे डैश में हम ट्रांजिशन करवा रहे हैं तो हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल जे हो जाएगा और सेकंड एनर्जी लेवल हमारा जे डैश हो जाएगा। तो ये याद रखना, हम जे से जे डैश में ट्रांजिशन करवा रहे हैं, जे से हम जे डैश में हम ट्रांजिशन करवा रहे हैं। वैसे ही हमारे पास जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है वो कहाँ से हो जाएगा, V0 से V1 में ट्रांजिशन हो जाएगा। यानी ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट से हम जो एक्साइटेड
फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट में हम ट्रांजिशन कराएंगे, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हम करवाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे पास कहते हैं हमेशा एनहार्मोनिक की यूज की जाती है। V प्लस में हाफ हमारे पास, ये तुमने कौन सी यूज की है वही मैं यूज कर लेती हूँ, बार बार दिक्कत ना आए। V बार हो जाएगी माइनस में V प्लस में हाफ, तो एन हार्मोनिक कांस्टेंट और W हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जो एन हार्मोनिक ऑसिलेशन तुमने पढ़ा था, सिंपल एन हार्मोनिक ऑसिलेशन, जो सिंपल एन हार्मोनिक ऑसिलेशन देखो रोटेशनल एनर्जी भी होगी और वाइब्रेशन एनर्जी, क्योंकि तुम रोटेशन वाइब्रेशन ट्रांजिशन करा तो वाइब्रेशन एनर्जी भी इंक्लूड होगी, रोटेशनल वाइब्रेशन दोनों एनर्जी तुम्हारी यूज होंगी। तो रोटेशन एनर्जी लिख दी है BJ+1 हो जाती है। ट्रांजिशन हम कहाँ से कहाँ करेंगे, फर्स्ट हमारा कौन सा है, J से हम J डैश में ट्रांजिशन करें, तो इनिशियल जो हमारी एनर्जी लेवल है वो कौन सा है, रोटेशनल J है, और फाइनल कौन सा है, J डैश है। वैसे ही हम क्या करें, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में कौन सा चेंज है, 0 से हम फर्स्ट में ट्रांजिशन करवाएंगे, तो 0 से फर्स्ट में हम ट्रांजिशन करवाएंगे। इसके लिए हमने अनहार्मोनिक जो हमारा मोशन होता है, सिंपल अनहार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, उसकी एनर्जी हमने यूज करनी है इसमें, क्योंकि हम रियलिटी की बात करते हैं हमेशा। तो V प्लस में हाफ होती है, W होती है, और V प्लस में हाफ का स्केयर होती है XE और WE, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है। अब दोनों की एनर्जी को तुम देखोगे कि दोनों की एनर्जी हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ, क्योंकि इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, बहुत बड़ा डेरिवेशन है थोड़ा सा, ठीक है। देखो हमें ये तो पता है कि हमारी जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, रोटेशनल एनर्जी प्लस में हमारे पास क्या होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये हमने लिख दिया है। एक बार मैं B जो रोटेशनल एनर्जी है उसको लिख देती हूँ, ये क्या हो जाएगी हमारी J+1 हो जाएगी, कौन सी हमारी इनिशियल के लिए है, इनिशियल की एनर्जी हो जाएगी, और जो फाइनल की एनर्जी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, E डैश इस बल्ट में क्या हो जाएगी, J डैश और J+1 हो जाएगी। समझ में आ गया, ये हमारी jth स्टेट की एनर्जी है, J+1 है, ये हमारी फाइनल J रोटेशनल फाइनल एनर्जी, यानी इससे हमने इसमें ट्रांजिशन किया, J से हमने J डैश में ट्रांजिशन किया, तो ये फाइनल एनर्जी स्टेट है, जिस फाइनल एनर्जी स्टेट में वो पार्टिकल जाएगा। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल की फाइनल एनर्जी हमने लिखी, फाइनल स्टेट की एनर्जी लिखी J डैश +1, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, वाइब्रेशनल की लिखेंगे हम, वाइब्रेशन की हम कवर किया एक बार हमारे 0 थे, तो V प्लस में हाफ XE, सॉरी इसमें X कौन से हो गया, तो इसकी हमने क्या लिख दी है, WE माइनस में V प्लस में हाफ XE WE का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने लिखनी है V1 से ट्रांजिशन, क्योंकि हम 0 से फर्स्ट में ट्रांजिशन है, तो 0 एनर्जी लेवल की हमने एनर्जी लिख दी है, ये हमने फर्स्ट एनर्जी लेवल लिखा है, दैट इज V प्लस में हाफ से मिलेगी, ठीक है। माइनस V प्लस में हाफ स्क्वायर XE और WE, ये दोनों आएंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें तो V की वैल्यू 1 पुटअप कर रहे हैं, इसमें V की वैल्यू 0 पुटअप कर रहे हैं। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालनी है, रोटेशनल प्लस में वाइब्रेशन निकालनी है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी एक साइड ले लेनी है, ग्राउंड रोटेशनल है, ये हमारी ग्राउंड वाइब्रेशनल है, और ये हमारी एक्साइटेड वाइब्रेशन है, हमारी एक्साइटेड रोटेशनल। ध्यान से समझो, ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों को मुश्किल लग सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, रोटेशनल ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा रोटेशनल एक्साइटेड स्टेट है, ये हमारी वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट है, वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट है। हम ट्रांजिशन करा रहे हैं Jth एनर्जी लेवल से J डैश में, V0 से हम V1 में ट्रांजिशन करवा रहे हैं, समझ रहे हो। तो V0 से V1 में ट्रांजिशन है, J से हमने J डैश में ट्रांजिशन किया। अब इनिशियल जो ग्राउंड स्टेट है उसको एक साइड रख लो, और जो हमारे पास वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो फाइनल है उसको एक साइड रख लो, दोनों को माइनस करो तो एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, यानी जो हमारी ग्राउंड एनर्जी है, ग्राउंड एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड वाइब्रेशन को ऐड कर दो, और एक्साइटेड जो वाइब्रेशन और रोटेशन है वो ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, टोटल एनर्जी तुम्हें अगर निकालनी है तो तुम्हें क्या करना होगा, रोटेशनल प्लस में वाइब्रेशनल, कौन सी, ग्राउंड स्टेट की, कौन सी तुम्हारी ग्राउंड स्टेट वाली जो है उसको तुम ऐड कर दोगे, ग्राउंड स्टेट वाली माइनस में तो करना है ना, टोटल निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले तुम फाइनल स्टेट की लोगे, माइनस में तुम्हारे पास क्या है, रोटेशनल प्लस में वाइब्रेशनल,
रोटेशनल प्लस में वाइब्रेशन, ये कौन से तुम्हारी इनिशियल जो तुम्हारी स्टेट होती है उसकी तुम्हें लेनी है। तो टोटल एनर्जी अगर तुम्हें फाइंड आउट करनी है तो तुम्हें क्या करना है, ग्राउंड सॉरी हाँ फाइनल, जो तुम्हारी फाइनल स्टेट है, जब ट्रांजिशन जीरो से फर्स्ट में ट्रांजिशन होगा तो फाइनल स्टेट की जो एनर्जी है दैट इज रोटेशन और वाइब्रेशन, दोनों ट्रांजिशन, क्योंकि वाइब्रेशन के साथ रोटेशन भी हो रहा है। तो जो तुम्हारे पास फाइनल स्टेट है रोटेशनल और वाइब्रेशन, वो तुमने आपस में ऐड कर दी है। ग्राउंड रोटेशनल और ग्राउंड वाइब्रेशनल जो है वो तुमने दोनों आपस में ऐड कर दिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। दोनों को सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है क्योंकि हमें टोटल एनर्जी का चेंज निकालना है कि टोटल एनर्जी का चेंज कितना हुआ, रोटेशन की एनर्जी भी काउंट की, वाइब्रेशन की भी, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। इस तरह से हमें इसको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देती हूँ टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, लिख दूँ मैं इसको। तो फाइनल कौन सी है हमारी, वी जे डैश प्लस 1, ये मैंने कौन सी लिखी, रोटेशनल फाइनल प्लस वाइब्रेशन कौन सी है, v प्लस में हाफ डब्ल्यू वी बार, v प्लस में हाफ एक्स ई डब्ल्यू ई का होल स्क्वायर। अब इसमें एक बात याद रखनी है कि कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मैं इधर वाला रब कर रही हूँ, करना क्या है वो हमेशा याद रखना, करना क्या है वो अब यहाँ पर याद रखना तुम्हें, क्योंकि अब मैं बार बार बोर्ड पर नहीं लिखने वाली हूँ। सो कीप दैट इन योर माइंड एंड नॉट इन योर नोटबुक। नोटबुक तुम्हारे चेक करनी चाहिए तुम क्या करते हो, है ना। अभी बस मैं नोटबुक ही चेक करो मैं क्लास में लिखा है कि नहीं लिखा तुमने। तो हमें करना क्या है, जो हमारी टोटल एनर्जी है वो निकालनी है हमें क्या करना है, रोटेशनल प्लस में वाइब्रेशन की एनर्जी को ऐड करना है, इसकी फाइनल एनर्जी स्टेट माइनस करना है, रोटेशनल प्लस में वाइब्रेशनल कौन सी इनिशियल स्टेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास ऐसे निकलेगी, ठीक है। फिर हमने क्या करना, माइनस करना, ये हमारे पास फाइनल है, ये हमारे पास फाइनल की, अब इनिशियल लिखो, वी जे प्लस 1 प्लस वी प्लस हाफ एक्स ई क्यों लिख देती हूँ मैं, डब्ल्यू ई माइनस वी प्लस एक्स ई और डब्ल्यू ई। अब ध्यान से देखो, ये कौन सी थी हमारी फाइनल स्टेट थी, ये हमारी कौन सी थी फाइनल स्टेट थी। फाइनल स्टेट कौन सी है, v इज इक्वल टू 1 है। ये हमारी कौन सी इनिशियल स्टेट स्टेट, ये हमारी कौन सी है, तो v इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, v की वैल्यू 1 पुटअप कर दो, v की वैल्यू यहाँ पर 0 पुटअप कर दो, क्योंकि j और j डैश तो हमारा सेम ही है। तो j और j डैश को आपस में एक साथ ले सकते हो, लेकिन अभी इसको एज इट इज लिखो, v j डैश, ठीक है। प्लस यहाँ पर v की वैल्यू 1 पुटअप करोगे, अगर v की वैल्यू यहाँ पर 1 पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3/2 डब्ल्यू हो जाएगा, 3/2 डब्ल्यू हो गया। मैंने v की वैल्यू 1 पुटअप कर दी यहाँ पर, माइनस v की वैल्यू यहाँ पर 1 पुटअप करो, 1 पुटअप कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 का तुम्हारे पास क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। 3/2 का अगर तुम स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 9/4 मेंशन कर देती हूँ, 9/4 हो जाएगा, एक्स ई और डब्ल्यू हो जाएगा माइनस, ये तो हमारा सेम रहेगा वी जे प्लस 1, ठीक है। उसके साथ क्या है, यहाँ पर v की वैल्यू 0 पुट करनी, यहाँ v की 0 और यहाँ पर v की 0, ठीक है। जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करते जाओ, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या रोटेशन एनर्जी बिल्कुल सेम रखी है हमने, और v जे प्लस में ये एनर्जी हमने बिल्कुल सेम रखी है, ठीक है। यहाँ पर v की वैल्यू का पुटअप करनी है 1 पुटअप करनी है, और यहाँ पर v की वैल्यू का पुटअप करनी है 0, क्योंकि ये हमारी फाइनल स्टेट थी, ये हमारी इनिशियल स्टेट थी। v 0 से हम v1 में ट्रांजिशन कर रहे हैं, फाइनल माइनस में इनिशियल कर रहे हैं, दैट इज फाइनल माइनस में इनिशियल कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। ये स्टेट हमेशा दिमाग में रखना है। तो v की वैल्यू यहाँ पर 0 पुटअप करो तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 डब्ल्यू ई माइनस यहाँ पे v की वैल्यू 0 पुटअप करो तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 एक्स ई और डब्ल्यू ई हो जाएगा, समझ रहे हो। अब क्या करोगे, जे वाले टर्म्स एक साइड रख दोगे, डब्ल्यू वाले टर्म्स क्या करोगे एक साइड रख दोगे। अब ध्यान से देखो, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म इकट्ठे रखो, ठीक है। इकट्ठे रख देती हूँ मैं, यहाँ से b कॉमन आ जाएगा हमारा, b g डैश प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या माइनस जे प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये टर्म जो होती है तुम्हारी माइनस, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है,
तो ये टर्म भी तुम्हारी माइनस की हो जाएगी और ये टर्म भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास 3/2 WE और यहाँ पे क्या है 1/2 WE। तो ये तुम्हारी टर्म क्या है, पूरी माइनस की, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। समझ रहे हो? इसके आगे क्या है, माइनस का साइन है। तो इसके आगे देखो ध्यान से, ये माइनस, ये तुम्हारी पूरी टर्म प्लस की है, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस का साइन लगा, तो ये पूरी टर्म तुम्हारी माइनस की हो जाएगी। तो इसमें से क्या करना, 3/2 WE में से तुम क्या करोगे, 3/2 WE में से माइनस करोगे 1/2 WE। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ये, तो 2/2 दैट इज 1 WE आ जाएगा। 1 WE आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, 1 WE लिख देती हूँ, WE। ठीक है, माइनस 9/4 1/4, 9/4 से 1/4 अगर निकालोगे तुम, 9/4 में मेडिकल वाले देख लो, 1/4 अगर तुम निकालते हो, XE और WE तुमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा तुम्हारा 8/4। जब तुम्हारा बेस सेम होता है तो ऊपर से माइनस कर दो सीधा, बेस सेम क्या 4 4 बिल्कुल सेम है दोनों का बेस, 9 - 4 क्या होगा 8 होगा, तो 8/4 क्या होगा 2XE और WE हो जाएगा। 2XE WE क्या आ गया 9/4 माइनस में 1/4 XE W क्या हो जाएगा, ये 2XE और WE हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अब नहीं जान दोगे तो ऐसे ही होगा। कुछ भी नहीं किया हमने, जे की वाले बिल्कुल सेम है वैल्यू, देखो बी जे जे डैश तुम्हारे पास बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी बी है यहाँ पे भी है, तो बी हमने कॉमन निकाल लिया, ये पूरी जे डैश की टर्म यहाँ पर है, बी जे की पूरी टर्म यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3/2 WE और WE वाले जो टर्म्स हैं, WE और W वाले WE टर्म्स हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दी, क्योंकि ये माइनस का साइन है, क्योंकि ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इसके आगे माइनस का साइन है। 9/4 को हमने 1/4 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ये प्लस में है। हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारे क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई तुम्हें? अब देखो आगे क्या करना है। इतने टर्म आएंगे, जब तुम इसको पूरे को सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2BJ+1। अपना खुद ही सोल्व करना, ये तुम्हारे पास एनर्जी तुम निकाल रहे हो। यहाँ से ध्यान से देखो, इस टर्म को, इस टर्म में से क्या WE कॉमन निकाल सकते हो, WE कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1 - 2XE। इस टर्म को पूरे को लिख दिया W0। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया प्लस W0। ठीक है, इस पूरे को हमने क्या लिख दिया W0। ठीक है, अब J+1 तुम्हारे पास क्या हो सकते हैं, J+1 की वैल्यू जो होती है -1 हो सकती है, J+1 की वैल्यू जो होती है +1 हो सकती है। समझ रहे हो? तो इसको हम क्या बोलते हैं, M बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, M बोला जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, M बोलते हैं। J+1 ये टर्म याद रखो हमेशा, J की टर्म को पूरा सोल्व करो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2BJ+1 आ जाएगा, और ये जो बचता है WE इसमें से कॉमन निकाल लिया, 1 - 2XE हो जाएगा, इसको हम किसके इक्वल लिख दिया W0 के इक्वल लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया W0 आ गया। अब J+1 की वैल्यू -1 भी हो सकती है, J+1 की वैल्यू +1 भी हो सकती है, तो इसलिए हमारे पास क्या है M के इक्वल हो जाता है। तो भी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं W0 प्लस में भी M, इसको हम बोल सकते हैं। M की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होती है +-1 +-2, इस तरह से इसकी वैल्यू हो सकती हैं। M की वैल्यू, ये बात याद रखना, M का तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, और क्या रहेगा तुम्हारे एनर्जी लेवल्स बता देती हूँ मैं एक बार। ठीक है, ये समझ में आ गया। 2BJ+1 तुम्हारे पास है, J+1 जो होता है M के इक्वल होता है। M क्या होता है तुम्हारे पास एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू इसके +-1 +-2 होती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2BM लिख सकते हो, J+1 की जगह M लिख सकते हो। M क्या होता है 2BJ+1 हो गया तुम्हारा। और ये कहाँ मिलता है, इसमें बैंड सेंटर मिलेगा। मैं एनर्जी लेवल प्लॉट कर रही हूँ, जो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, पेपर में इसके बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद तुम्हारा सिर्फ रोटेशनल स्पेक्ट्रा रह जाएगा, कुछ नहीं रहा तुम्हारा, खत्म, दैट्स ऑल। मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इतनी बड़ी ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, J = 0, J = 1, J = 2 और J = 3। यहाँ पर क्या है, J = 0, J = 1, J = 2 और J = 3।
ठीक है। यहाँ पर कौन सी लाइन बनेगी तुम्हारी, पी क्यू और आर, ये तुम्हारी लाइन बनेगी पी क्यू आर। इसमें जो है J+1 जो है तुम्हारा क्या है -1, यानी डेल्टा जे, चेंज इन डेल्टा जे क्या है -1 इसके लिए, पी के लिए, और इसके लिए डेल्टा जे क्या है +1। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या किया हमने। देखो ये ग्राफ प्लॉट किया, सेंटर वाला जो तुम्हारे पास है वो बैंड सेंटर है। सेंटर को हम क्या बोलते हैं, बैंड सेंटर, क्योंकि इसमें लाइंस जो होती हैं बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, इसको हम सेपरेट नहीं कर पाते इजीली, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैंड सेंटर इसको कहा जाता है। ठीक है, पी और क्यू लाइंस हमारे पास बनती हैं। पी और क्यू लाइंस देखो कैसे बनती है, 0 से 1 में ट्रांजिशन कराओ, ठीक है, 1 से 2 में ट्रांजिशन कराओ, और 1 से हो गया है, 1 से होगा, 2 से 3 में ट्रांजिशन कराओ, और 3 से 4 में ट्रांजिशन कराओ, ऐसे ट्रांजिशन जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, और इसमें दूसरा डायग्राम में क्या है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें ट्रांजिशन कहाँ से करवाया हमने, 1 से 0 में ट्रांजिशन कराया है, इसमें 1 से ट्रांजिशन कराया है, 0 1 2, इसमें हमने 1 से ट्रांजिशन कराया 0 में, इससे नेक्स्ट में, फिर इससे नेक्स्ट में, और यहाँ पर अगर एक और होता तो इससे नेक्स्ट में, ये ट्रांजिशन याद रखना, ये सीरीज याद रखना, ऐसे वर्टिकल लाइन बननी चाहिए तुम्हारी, ऐसे वर्टिकल लाइन बननी चाहिए तुम्हारी, ये बात याद रखना। इस पूरे डायग्राम में कुछ भी हमने नहीं किया, मैंने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ किया है, दैट इज ये V2 एनर्जी लेवल है, ये हमारे पास V1 एनर्जी लेवल है। कौन से, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को हमने ड्रॉ किया है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल फर्स्ट है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल सेकंड है। अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, देखो मैंने बताया है, J0 है ग्राउंड रोटेशनल एनर्जी लेवल, J1 है, J2 है, J3, इस तरह तुम्हारे पास रोटेशन ग्राउंड है, ये फर्स्ट एक्सेट सेकंड है, थर्ड, इस तरह से J की वैल्यू इंक्रीज होनी है, रोटेशन एनर्जी लेवल्स हैं, ये तुम्हारा रोटेशन एनर्जी लेवल्स है V2 एनर्जी लेवल में। ये तुम्हारा कौन सा है, V2 एनर्जी लेवल है, और ये तुम्हारा V1 है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 3 लाइंस बनती है, P Q R, 3 लाइंस बनती हैं। सेंट्रल जो तुम्हारी क्लोजेस्ट फेज लाइंस होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंड सेंटर इन्हें कहा जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं, बैंड सेंटर इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर M की वैल्यू जो होती है, चेंज इन डेल्टा M जो होता है नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं होता है, और Q लाइंस जो होती है तुम्हारे सेंटर लाइंस होती है, इसको फंडामेंटल रीजन भी कहा जाता है, इसमें 0 1 से ट्रांजिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ट्रांजिशन कहा जाता है। P और Q लाइंस जो होते हैं कैसे बनती हैं, 0 से 1 में ट्रांजिशन कराओ, 1 से 2 में ट्रांजिशन कराओ, 2 से 3 में ट्रांजिशन कराओ, 3 से 4 में ट्रांजिशन, इस तरह से हमारी वर्टिकली यहाँ पर स्टेयर्स अप साइड बनेंगी, और इसमें स्टेयर्स इधर बनेंगी, बात में याद रखना है। ये लाइंस बिल्कुल सही बननी चाहिए पेपर में। P लाइंस तब बनती है जब चेंज इन डेल्टा जे -1 होता है। ठीक है, और इसमें देखो सिंपल सी बात है, यहाँ तुम 0 से ट्रांजिशन करा रहे हो, यानी 1 से 0 में ट्रांजिशन करा रहे हो तुम, 0 से 1 में ट्रांजिशन करा, तो इसका माइनस चेंज इन जे क्या हो जाएगा तुम्हारा, -1 हो जाएगा। और P लाइंस जो होती हैं हमेशा P1 से स्टार्ट होती हैं, P2 हो जाएगा, P3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा P4 हो जाएगी। ये लाइन कहीं पे भी नहीं लिखी होगी कि जो P लाइंस होती हैं वो P1 से स्टार्ट होती है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। यहाँ पर जो तुम्हारी R लाइंस होती है वो R0 से शुरू होंगी, यानी R0 है, R1 है, R2 है, और R3 है। इस तरह से याद रखना है कि R लाइंस जो होती हैं, R ब्रांच की जो तुम्हारे पास लाइंस होती है वो हमेशा 0 1 2 3 से स्टार्ट होंगे, और जो तुम्हारे P की लाइंस होती है P1 2 3 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, काफ़ी लंबी तो नहीं हो गई वीडियो, 38 मिनट की हो गई है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ा देती हूँ, स्ट्रेचिंग। और देखो तुम्हारे पास तुमने पढ़ा होगा बेंडिंग वाइब्रेशंस भी होते हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेचिंग भी होते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी होते हैं, और तुम्हारे पास क्या होते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस भी होते हैं। अगर तुमने किसी के भी स्ट्रेचिंग मोड निकालने हैं, किसी के भी तुमने क्या निकालने हैं, स्ट्रेचिंग मोड निकालने हैं, तो तुम उसको कैसे निकालोगे, n-1 से करोगे। उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मान लो CO2 है, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3, तो 3 - 1 तुम्हारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रेचिंग मोड। ठीक है,
समझ रहे हो, ये मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर स्ट्रेचिंग मोड निकालना है, स्ट्रेचिंग, किसी मॉलिक्यूल स्ट्रेच करते हैं तो वो भी एक वाइब्रेशन मोशन, किसी मॉलिक्यूल को बेंड करते हैं, किसी मॉलिक्यूल को बेंड कर रहे हैं तो वो भी वाइब्रेशन मोशन है। पढ़े होंगे तुमने सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते थे, एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, इन प्लेन आउट प्लेन, ये पढ़ते थे बेंडिंग में। तो बेंडिंग और स्ट्रेचिंग दोनों ही जो हमारे वाइब्रेशन मोशन होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं मैं बता रही हूँ आपको। तो स्ट्रेचिंग मोड निकालने में n-1 कर दोगे, n पे नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स माइनस में 1 यानी 2 आ जाएगा स्ट्रेचिंग मोड। अगर बेंडिंग मोड निकालना है तो तुम क्या करोगे, जो टोटल वाइब्रेशन मोड होते हैं, टोटल वाइब्रेशन मोड है उसमें से क्या करोगे, स्ट्रेचिंग मोड जो है उसको तुम क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। वो कैसे करोगे, टोटल वाइब्रेशन मोड कैसे निकालते हैं वो तुम्हें पहले भी सिखाया था मैंने। टोटल वाइब्रेशन मोड निकालने का फॉर्मूला था तुम्हारे पास, क्या था, 3n-5 था, ठीक है, 3n-6 था तुम्हारे पास। ये लीनियर के लिए है, ये नॉन लीनियर के लिए, तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो टोटल वाइब्रेशन मोड अगर तुम्हें निकालने होते हैं कौन से तुम्हारे, टोटल वाइब्रेशन मोड। अगर टोटल वाइब्रेशन मोड निकालने तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, लीनियर के लिए 3n-5 और नॉन लीनियर के लिए 3n-6 होता था। तो तुम्हें बेंडिंग मोड निकालने हैं तो टोटल वाइब्रेशन मोड में से तुम क्या करोगे, स्ट्रेचिंग निकाल दोगे। टोटल वाइब्रेशन मोड में से अगर स्ट्रेचिंग निकाल देते हो तो सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारे पास, बेंडिंग मोड ही तो बचेगा। समझ में आ रहा है तुम्हें, स्ट्रेचिंग मोड अगर किसी के निकालने हैं, स्ट्रेचिंग मोड निकालना आता है पेपर में, n-1 कर दोगे। अगर बेंडिंग निकालने हैं तो क्या करोगे, जितना भी टोटल है वाइब्रेशन मोड, जितने भी टोटल वाइब्रेशन मोड पॉसिबल हैं उसमें से स्ट्रेचिंग निकाल दोगे, तुम्हारे पास बेंडिंग बच जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।